तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इंग्लिश का क्वेश्चंस, जो कि 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इंग्लिश का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही टफ आया है। पूरे सीजीटेट के इतिहास में पहली बार 4 पैसेज पूछा गया है, जो कि बहुत लेंदी है। ऐसा नहीं है कि छोटा सा पैसेज है। तो देखते हैं अब क्या करेंगे, हमको तो बनाना ही था। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है 61 का क्वेश्चन। फाइंड द इंटोनिम ऑफ द वर्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो वर्ड है इसका इंटोनिम पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा एब्स्ट्रैक्शन। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैच द करेक्ट पेयर। यहाँ पे सिनोनिम टाइप का वर्ड दिया गया है, आपको करेक्ट के साथ मैच करना है। तो देखेंगे पीछे साइड से देखते हैं, जैसे अचीवमेंट है, अचीवमेंट को क्या बोल सकते हैं, सक्सेस के साथ कर सकते हैं। तो डी का फर्स्ट हो गया, तो डी का फर्स्ट केवल एक ही ऑप्शन में, तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। शिफ्ट फ्रॉम वन टू द अदर एंड बैक कंटिन्यूसली, इसका क्या हो जाता है, अल्टरनेट्स बोला जाता है। तो सी का सेकेंड, तो 62 का आंसर हो जाएगा ए। 63 का देखते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछा गया है, जैसे कंसंट्रेशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव वर्क, कंसंट्रेशन इज नेसेसरी फॉर द फुल एंजॉयमेंट ऑफ प्लेजर, अ पर्सन सक्सेस डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन लेवल। तो इसका जो है तीनों जो है आपको पैसेज में मिल जाएगा पहले ही लाइन में, पहले ही पैराग्राफ में। जैसे यहाँ पे देखिए इफेक्टिव वर्क दिया है, फुल एंजॉयमेंट दिया है, प्लेजर दिया है और सक्सेस डिपेंड भी दिया हुआ है। क्या चीज़ नहीं है, तो हमारा क्या नहीं है, अ पर्सन डज नॉट रिक्वायर कंसंट्रेशन टू मीट सक्सेस एंड टू गेट प्लेजर इन लाइफ। पर्सन को क्या नहीं चाहिए, कंसंट्रेशन नहीं चाहिए क्या करने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए, प्लेजर पाने के लिए लाइफ में नहीं। तो इनकरेक्ट पूछा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 64 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट मेंटल स्टेट इज मोस्ट कंड्यूसिव टू प्रैक्टिसिंग कंसंट्रेशन। ध्यान लगाने के लिए कौन सा मेंटल कंडीशन सबसे बेस्ट होता है पूछा गया है। तो क्या है, आप पैसेज में देख सकते हैं, यहाँ पे रिलैक्स्ड लिखा हुआ है, रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट। तो आंसर क्या होगा, व्हेन द माइंड इज रिलैक्स्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए 65 से लेकर के 67 तक, मतलब 3 क्वेश्चन के लिए फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है, और ये भी पैराग्राफ कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही लेंदी पैराग्राफ है। पढ़ने में समझ में आता है, लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा लेंदी है। चलिए इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द क्लाइंबर्स। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो क्लाइंबर्स को डिटरमाइन करता है, आवश्यकता होता है बोल सकते हैं। अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइंबिंग इक्विपमेंट। जो क्लाइंबिंग इक्विपमेंट होता है, चढ़ने के लिए जो भी सामान लगते हैं, औजार रहते हैं, उसकी अनुपलब्धता, तो नहीं, उपलब्ध होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस्ड लोकल क्लाइंबर्स। एक्सपीरियंस्ड लोकल क्लाइंबर की जरूरत नहीं पड़ता, ये भी नहीं होगा। हमको पूछा गया क्या क्या चीज़ चाहिए, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, स्टेमिना चाहिए, तो एल और एम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, पैसेज है, उसी में से एसर्शन रीजन दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ टाइप का है। पैसेज के अंदर पैसेज टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट दिया, हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग इज़ पॉसिबल ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग है, वो उसके पॉसिबल होने के पीछे के फैक्टर्स क्या क्या हैं, क्यों पॉसिबल हो पाता है, पूछा गया है। सजेशन दिया है, टेकिंग प्रिकॉशंस सच इज कैरिंग ऑक्सीजन मास्क एंड हैविंग गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रिकॉशंस लेके चलना, जैसे कि ऑक्सीजन मास्क लेके चलना, और प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसका हो अच्छा, वो हाई एल्टीट्यूड को ईजिली चढ़ सकते हैं, ऐसा पूछा गया, बोला गया है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम अनएक्सपीरियंस्ड लोकल लोग से, इनएक्सपीरियंस्ड लोकल लोग से, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे लोकल गाइड्स को एक्सपीरियंस हेल्प लेना चाहिए, बोला गया है। अनफेमिलियर विद द टेरेन। जो भी टेरेन है उसमें, जो उस क्षेत्र को नहीं जानते, ऐसे लोग का हेल्प लेना, तो ये नहीं होगा। तो एसर्शन सही, रीज़न गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा, एसर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ द क्लाइंबर्स एज पर द गिवन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। यहाँ से 2 तरीके से आंसर हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आंसर क्या होगा। या तो हमको सीक्वेंस में पूछा गया पैसेज में कि किस सीक्वेंस में ये सभी चीज़ें दिया गया है पैसेज में,
कि किस सीक्वेंस में दिया गया है ये सभी चीज़ें। दूसरा क्या हो सकता है कि इंपॉर्टेंस के हिसाब से इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या चीज़ें होते हैं। अगर सीक्वेंस में बताना हो तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। अगर सीक्वेंस में बताना हो तो हमारा आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बोला गया है, फिर क्लाइंबर्स की स्टेमिना के बारे में बोला गया है, फिर आगे क्लाइंबर्स का प्रेजेंस ऑफ माइंड को बताया गया, फिर एम को बताया गया, मतलब लोकल क्लाइंबर्स का उपलब्धता बताया गया, के बताया गया है फाइनेंशियल सपोर्ट। तो इस सीक्वेंस में बताया गया है। लेकिन अगर इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखा जाए कि किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा, क्योंकि स्टेमिना को सबसे पहले रखा गया है, क्लाइंबर्स की स्टेमिना को, तो यहाँ से बी से हो जाएगा। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं व्यापम क्या लेता है आंसर इसका। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी एक पैराग्राफ आ गया, एक छोटा सा नहीं बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया है, और पैराग्राफ में देखेंगे क्या चीज़ें पूछा गया है। चूज द एडवर्बियल क्लॉज इन द पैसेज। अभी एडवर्बियल क्लॉज पूछा गया है कि क्या होगा, इसके बारे में ज़्यादा ग्रामर तो हमको भी नहीं आता, लेकिन आंसर यहाँ पे जैसे कि मैं रिसर्च करके देखा हूँ तो आंसर आया सी, जिसमें एस भी कंस्ट्रक्ट लिया गया है और एल लिया गया है। एस टेक्नोलॉजी बिगैन टू सर्च, जब टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे जो हम लोग का आप पैराग्राफ देखेंगे, व्हेन डेटा वॉज प्रोसेस्ड, तो यहाँ पे पूछा पैसेज से पूछा गया है। चूज एडवर्बियल क्लॉज इन द पैसेज, पैसेज में एडवर्बियल क्लॉज को पूछा गया है। तो यहाँ पे आप पैसेज को देखेंगे ध्यान से, तो ये वाले जो सेंटेंस है वो आया ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो के जहाँ पे भी है तो के ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर क्या बच गया, जे एंड एल बच गया। तो ये और ये आ जाएगा। इसमें टाइम के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे टाइम और रीज़न के बारे में बताया गया है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखते हैं वापम क्या लेता है। चेंज टू डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच चेंज करना है। द ऑथर रिमार्क दैट टेक्नोलॉजी बिगेन टू सर्च। यहाँ पे ऑथर जो है रिमार्क किया है कि टेक्नोलॉजी जो है बिगेन टू सर्च। डायरेक्ट स्पीच में हमको चेंज करना है, टेक्नोलॉजी बिगिनस टू सर्च और टेक्नोलॉजी बिगेन टू सर्च, दो चीज़ें आ रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे जो पहला जो सेंटेंस है वो किसके बारे में बोला गया है, इसको पास्ट में दिया गया है, पास्ट में, तो पास्ट में ही होना चाहिए आंसर, तो क्या हो जाएगा, बी होना चाहिए आंसर। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। इतना बड़ा क्वेश्चन है कि एक पेज में आ भी नहीं रहे। चूज 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो ये सभी चीज़ें जो सेंटेंस दिए गए हैं वो सही लॉजिकल ऑर्डर में किस में लिखा गया पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, MLONK। सबसे पहले कंप्यूटर का क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का एडवांस हुआ, रैपिडली हुआ। उसके बाद क्या हुआ, वाइल अर्ली सुपर कंप्यूटर सीमेंट सिम्बॉल्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड मशीन एज थिंकिंग। ओ होगा एस मिनिएचर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पावर अक्रॉस नेटवर्क। और एन है एन एडवांस टेक्नोलॉजी AI सिस्टम कंटिन्यू टू रीसेप द इंफॉर्मेशन स्फीयर। के है देयरफॉर मशीन्स वर एबल टू प्रोसेस डेटा विथ फार ग्रेटर इंटेलिजेंस। तो ये आ जाएगा इसका सीक्वेंस। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन दे वेर स्टैंड एलोन यूनिट्स द वर्ड स्टैंड एलोन इज। तो ये जो स्टैंड एलोन वर्ड है ये किसके लिए यूज़ हुआ गया है, स्टैंड एलोन वर्ड। तो हम देख सकते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बना गया तो उसको कंपाउंड बोला जाता है। अब एक किस टाइप का कंपाउंड है पूछा गया है। तो यहाँ पे जो यूनिट वर्ड है किसके लिए यूज़ हुआ है, नाउन है। यूनिट जो वर्ड है नाउन है, तो इसका आंसर जो स्टैंड एलोन हो जाएगा क्या हो जाएगा, यूनिट जो नाउन को क्लैरिफाई करता है या फिर उसको क्वालिफाई करता है, ऐसे चीज़ को क्या बोला जाता है, एडजेक्टिवल कंपाउंड बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पे फिर से एक पैराग्राफ आ गया, छोटा सा पैराग्राफ, चल पैराग्राफ है, पैसेज है। अब इसको पढ़ करके आंसर देना है। इसके आंसर खोजने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लग गया, तो आपको बनाने में कितना समय लगा होगा समझ सकते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ ग्रेट करेज और बोल्डनेस। ग्रेट करेज और बोल्डनेस के बारे में कौन सा वर्ड है बताते हैं। तो मैं डिक्शनरी से खोजा, इसका आंसर मिला जे ग्रेट करेज के लिए, और बोल्डनेस के लिए ये एल वाला प्यूनासियसली। तो आंसर क्या हो जाएगा, जे और के वाला। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी आ जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट डज द वर्ड फोर्टिट्यूड मीन इन द पैसेज। तो फोर्टिट्यूड वर्ड का मीन क्या है, तो यहाँ पे करेज आंसर आया है, तो आंसर जाएगा बी। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे सिनोनिम्स को मैच करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का आ जाएगा सेकेंड, बी का आ जाएगा थर्ड, इसको डिक्शनरी के माध्यम से खोजा गया है, सी का आ जाएगा फर्स्ट। तो ऐसा करके आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द ऑर्डर इन द विच दे अपीयर इन द पैसेज, पैसेज में जो अपीयर हैं वर्ड्स उनको सही ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि ग्रेट शब्द आया है, उसके बाद फिर आया है हम लोग का डिग्निफाइड आया है, उसके बाद एम आया है, इमेंसी पैसन आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस टिप से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 76 का नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम लोग का पेडागॉजी क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स आर कन्वेंशनली कैटेगराइज्ड इनटू टू। यहाँ पे आपको रिसेप्टिव स्किल के बारे में पूछा गया, रिसीव करने वाला स्किल, जैसे कि हम सभी जानते हैं रिसीव करने वाले स्किल क्या क्या होते हैं। तो हम लोग रीडिंग और क्या हो जाता है, लिसनिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिसनिंग एंड रीडिंग। तो 76 का डी हो गया। मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे स्किल जो है कौन सा प्रोसेस एक्टिविटीज़ है जो स्किल के काम आता है पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला जो ए दिया है ग्रीटिंग के बारे में, ग्रीटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, बोलेंगे। तो ए का हो जाएगा सेकंड। बी है ओरल क्लूज के माध्यम से किस चीज़ को खोजना, कोई हमको मौखिक रूप से सिखा कुछ क्लू दें, फिर इसको ऑब्जेक्ट को खोजना। तो क्या हो जाएगा, लिसनिंग हो जाएगा, सुन करके हम लोग खोजेंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट बना रहे थे, किसके लिए हो गया, राइटिंग के लिए हो गया। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ किस में है, सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो ये हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज डेवलपमेंट दैट अक्यूज थ्रू अनकॉन्शियस एसिमुलेशन। तो अनकॉन्शियस एसिमुलेशन आत्मसात करते हैं, तो मीनिंगफुल इनपुट नेचुरल कम्युनिकेशन सीखते हैं संदर्भ के आधार पे। तो क्या कहा जाता है, ये लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर QR कोड्स इन टेक्स्ट बुक। QR कोड्स के लिए कौन सा चीज़ नहीं है, तो क्या चीज़ नहीं है, लाइव सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, पैनल डिस्कशन, ये सब के लिए नहीं होता। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, बाकी सब होंगे। यहाँ पे जो 80 नंबर क्वेश्चन है, द प्रीफरेबल स्टेप्स इन टीचिंग पोएट्री वुड बी। प्रीफरेबल स्टेप्स क्या है पोएट्री सिखाने में। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, रिसाइटेशन कराना चाहिए पोएम को। उसके बाद क्या करना चाहिए, कनेक्टिंग पर्सनल इमोशन, जो भी पर्सनल इमोशंस हैं उसको हमको पोएम के साथ जोड़ना है। उसके बाद थर्ड आ जाएगा स्टांजा वाइज क्या करेंगे, हमको एक्सप्लेन करना है बच्चों को। फोर्थ आ जाएगा आस्किंग ग्लोबल क्वेश्चंस ऑन द थीम एंड मैसेज ऑफ द पोएम, हमको क्या करना है। उसके बाद ग्लोबल क्वेश्चन पूछना है, थीम से रिलेटेड जो भी मैसेज दिया जा रहा है पोएम का उसको पूछना है। और पांचवा आ जाएगा डिस्कसिंग द पोएट एंड द स्टाइल और थियोटिक ऑफ द पोएम। तो वो पोएट का जो थीम है वो कैसे सोचता है उसके बारे में सोचना, ये आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, के सबसे पहले होगा, के एम। तो ये वाला ऑप्शन है सी। वैसे एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फाइंड यूर पार्टनर एक्टिविटी। यहाँ पे अपने दोस्त को खोजो वाला एक्टिविटी है, उसमें एक एक्टिविटी कराया जा रहा है बच्चों को स्पीकिंग सिखाने के लिए। तो क्या क्या सीक्वेंस में इस चीज़ को हम लोग जमा सकते हैं, ये बोला गया है। तो जैसे हिंट देने वाला चीज़ है, लिस्ट आउट पेयर्स ऑफ मैचिंग आइटम, जो भी मैचिंग आइटम्स का लिस्टिंग करेंगे। सबसे पहला जो होगा एम हो जाएगा। लिस्टिंग करने के बाद क्या करें, उसको फोल्ड करके हम लोग स्क्वायर में फोल्ड करके उसको मिक्स कर देंगे। तो सेकेंड हो गया के, तो एम के। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे उसको उठाएंगे, पीस ऑफ पेपर को उठाएंगे, उसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, क्लू देंगे अपने पार्टनर को। तो थर्ड हो गया एल। उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का, फोर्थ आ जाएगा द चाइल्ड पार्टिसिपेट हु हैज़ द पेपर स्लिप विथ द मैचिंग पेयर रीड्स आउट हिज हर वर्ड और कैरेक्टर। और जिनके पास भी उससे रिलेटेड जो भी पढ़ा गया रहेगा उसके संबंधित जो भी आंसर उसको पढ़ के बताएगा। तो इस टिप से जो हम लोग का सीक्वेंस हो जाएगा MKLON। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। 81 का क्वेश्चन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू SP Cordell विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्ड फॉर डेविएशन इन लैंग्वेज यूज दैट ऑक्यूज बिकॉज द लर्नर्स हैज़ नॉट मास्टर्ड द अंडरलाइंग लिंग्विस्टिक रूल्स। वो कौन सा नीचे का जो स्टेटमेंट है दिया गया, फॉलोइंग टर्म्स दिया गया है जिसमें ये बताया जाता है कि बच्चे जो हैं लिंग्विस्टिक रूल्स में, नियम में, जो भी भाषाई नियम होते हैं उसमें मास्टर नहीं होता तब जाके ये चीज़ होता है। तो जो भी बच्चे यहाँ लर्निंग गैप को बोल सकते हैं, तो ये क्या होता है, इरर होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। द प्रिंसिपल दैट फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल हैबिट फॉर्मेशन इज अ सेंट्रल टेनेट ऑफ विच मेजर लैंग्वेज टीचिंग मेथड। तो यहाँ पे पूछा गया फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग के लिए कौन सा प्रोसेस मैकेनिकल है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं हैबिट फॉर्मेशन के लिए। हैबिट फॉर्मेशन का बात आता है, इसका बात किया जाता है द आइडियोलिंगुअल मेथड का। 85 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लिस्ट इफेक्ट अफेक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन।
कौन सा है जो सबसे कम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अफेक्ट करेगा, प्रभाव करेगा, मतलब बच्चे जो है पढ़ करके समझ जाएँ तो इसमें क्या चीज़ें जो हैं सबसे कम प्रभावित करेगा, कम प्रभाव डालेगा। तो प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो भी बच्चे जो हैं उस चीज़ का मीनिंग निकालना सीख जाएंगे। एबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, तो ये तो हल्का, ये तो है ही, मीनिंग निकालना आना चाहिए, बच्चे को नॉलेज होना चाहिए स्ट्रक्चर के बारे में, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। Dyslexia is one of the most common specific learning disability encountered in the English language classroom. The areas that are primarily and most directly affected by its dyslexia language related है, तो वर्ड रिकॉग्निशन में दिक्कत होता है, स्पेलिंग में दिक्कत होता है, क्या आ जाएगा आंसर हम लोग का के एंड एल, तो ए आ जाएगा इसका आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन है, appreciating non-verbal clues and responding through speech or body language is a curricular expectation related to this skill. नॉन वर्बल क्लूज को पहचानना और उसके थ्रू स्पीच और बॉडी लैंग्वेज इस करिकुलर एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टू स्किल। तो किस, मतलब जो टीचर है बोलेंगे और बच्चों को क्या है उसको करके दिखाएंगे उस एक्शन के हिसाब से, तो किस प्रकार के स्किल के बारे में बताता है, क्या जाएगा आंसर हम लोग का लिसनिंग स्किल सी। अगला है, इफ स्टूडेंट नो ग्रामर रूल्स इन देयर माइंड्स व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज दे यूजुअली फेस व्हेन ट्राइंग टू यूज देम एक्टिवली। अगर बच्चे जानते हैं ग्रामर का रूल और उसको यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंजेस, सबसे बड़ा जो मुसीबत आएगा उनके सामने क्या आएगा, तो क्या है स्ट्रगलिंग टू कन्वर्ट पेसिव, जो भी पेसिव चीज़ें हैं थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू एक्टिव यूजेबल। तो जो चीज़ें हम लोग जानते हैं पेसिव, जो भी निष्क्रिय चीज़ें जानते हैं बच्चे, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में उनको दिक्कत आएगा, तो आंसर क्या जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द एक्टिव लिसनिंग एंड रिस्पॉन्स साइकिल इन द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर एज दे ऑक्यूर ड्यूरिंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस के टाइम पे लिसनिंग एंड रिस्पॉन्स है, जो सुनते हैं उसका जो प्रतिक्रिया, उसका स्टेप बाय स्टेप क्या है, क्या सीक्वेंस है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग रिसीव करते हैं ऑडिटरी सिग्नल को कान के माध्यम से, उसके बाद क्या करते हैं, जो भी हमको उसमें काम की चीज़ें हैं उसमें अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं ऑन द स्पीकर, फोकसिंग सेलेक्टिव अटेंशन ऑन द स्पीकर। उसके बाद क्या करते हैं, इंटरप्रेटिंग द मैसेज मीनिंग एंड प्रोसेस एंड पर्पस। अब जो भी मैसेज मिला है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका उस चीज़ का अर्थ निकालते हैं और उसका पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य, उसके बारे में पता लगाते हैं। तो सीक्वेंस क्या हो गया, 1 L N K, तो L N K। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो भी मैसेज मिला है उसको इवोल्यूएट करेंगे कंटेंट में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना प्रोवाइडिंग वर्बल और नॉन वर्बल फीडबैक, वर्बल और नॉन वर्बल फीडबैक देंगे उसके बाद। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा हम लोग का L N K M O, तो आंसर हो जाएगा बी, L N K M O, तो आंसर हो जाएगा बी। द बेस्ट पाथवे फॉर राइटिंग अ पैराग्राफ, जो बेस्ट पाथवे है पैराग्राफ लिखने के लिए वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो इसमें क्या बोलते स्टेजेस ऑफ राइटिंग है, तो सबसे पहला जो था ब्रेन स्टॉर्मिंग किया जाता है, तो पहला हो गया ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो एल किस में है, एल ए में भी है, बी में भी है। उसके बाद है अगला ड्राफ्टिंग द टॉपिक सेंटेंस, और जो भी टॉपिक के सेंटेंस उसको हम लोग ड्राफ्ट करके लिखें, तो एल के दोनों में है। उसके बाद क्या थर्ड, जो भी लिखेंगे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, संगठित करेंगे और उसके जो आइडियाज़ हैं उसको कोहेरेंस फॉर्म में लिखेंगे, संगठित करेंगे, तो एम आ जाएगा। तो एम यहाँ पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। तो ये था इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ये हम लोग का संभावित आंसर है। हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से आंसर ले सकते हैं, बाकी देखते हैं क्या लेते हैं व्यापम वाले। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग 91 क्वेश्चन गणित के कर लेते हैं। यहाँ से गणित स्टार्ट होता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है पेडागोजी क्वेश्चन है, शाब्दिक सवाल को हल करने के चरणों का सही क्रम है। शाब्दिक सवाल जो होते हैं उनको जो हल करने का तरीका है कौन सा होता है। तो सबसे पहले वास्तविक जीवन के सवालों को समझना, जो भी वास्तविक जीवन में सवाल लिए जाते हैं उसको समझना, फिर इसे गणितीय कथनों में बदलना, फिर इसको गणितीय कथन में बदलना चाहिए। उसके बाद गणितीय सवाल को हल करना चाहिए। उसके बाद वास्तविक जीवन के संदर्भ में उत्तर को समझना चाहिए। उसके बाद तुल्य गणितीय सवाल बनाना चाहिए। ये एक सीक्वेंस होता है जो कि आपको ए ऑप्शन मिल जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। 91 का क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए में से उस लंबे बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 121 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की वर्ग के अंदर रखा गया है। आप लोग सभी जानते होंगे कि वर्ग जो होता है उसमें अगर सबसे बड़ा कहीं पे बनेगा तो क्या बनेगा, हम लोग का विकर्ण जो है वो आएगा बांस की, तो ये सबसे बड़ा होगा। तो हमको कुछ कुल मिला के क्या पूछा गया, विकर्ण की लंबाई पूछा गया, विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग को इसका क्षेत्रफल दे दिया गया, और क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है हम लोग का, ए का स्क्वायर होता है, मतलब 121 दे दिया गया है, और ए बराबर भुजा हो गया।
तो हम लोग यहाँ से 121, तो ए का वैल्यू निकाल सकते हैं 11। अब हमको विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है, हमको पता होगा विकर्ण निकालने का जो सूत्र होता है क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है √a√2 होता है। तो a√2, ए का वैल्यू यहाँ पे 11 है और √2 का वैल्यू होता 414 होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 15.554 अप्रॉक्सीमेट आएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा 2/5 का निकटतम है पूछा, कौन सा पूछा गया है। यहाँ पे दो आंसर मिलेंगे। अब 2/5 को सबसे पहले निकालेंगे तो हमको क्या, हमारा क्या आएगा आंसर 0.4000 आएगा। अब यहाँ पे सभी का वैल्यू निकालेंगे तो 2000 1/5000 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। वैसे इसका भी आ जाएगा, उसका ये आया है, और ये तो दिए हुआ है, और ये आया। तो देखेंगे तो इसके नज़दीक कौन है, 0.400 के नज़दीक कौन है, तो हम लोग का कौन कौन सा आंसर है 0.400। ये यहाँ पे हमको जे और एल पे मिल जाएगा। तो जे और एल क्या हो गया, हम लोग किसके आंसर हो गए। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए वो लगे हैं। यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण करता है, ए और बी का अलग अलग दिया गया, ए 10 दिन में कर लेता है, बी 20 दिन में कर लेता है। अब यहाँ पे पूछा गया ए की दक्षता बी की 2 गुनी है, तो है ही दक्षता 2 गुनी है, ए का जो है इससे 2 गुना है। किसी कार्य को करने की दक्षता उस कार्य को पूर्ण करने में लगने वाले समय के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब जो भी दक्षता है, इफिशियंसी है, वो क्या होगा, जो भी टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग का आंसर ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, और ए एस की सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सही व्याख्या करता है। 95 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है पूछा गया है। तो हमको निकालना चाहिए 1 घंटा 45 मिनट। तो हमको सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग सभी जानते हैं 1 घंटा 45 मिनट में कितने मिनट होते हैं, 105 मिनट होते हैं। और एक दिन में कितना मिनट होते हैं, वन डे में कितने मिनट होते हैं, तो 1440 होते हैं। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो परसेंट में निकालना है, तो 105 बटे कितना हो गए 1440 गुणा 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 7.291%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे उपपत्ति के अंतर्गत आते हैं पूछा गया, तो इसमें आगमन तर्क और निगमन तर्क आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, केवल जे और के आएगा आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भरता है तो दूसरा पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। यदि एक साथ दोनों पाइप कार्य करें तो कितने समय वो टंकी पूर्ण रूप से भरेगी। दोनों एक साथ कार्य करें कितना जल्दी भरेगा पूछा गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, भरने का के लिए क्या ले सकते हैं, 1/4 ले सकते हैं। और खाली करने का क्या ले सकते हैं हम लोग, 1/6। और दोनों एक साथ काम कर रहे थे, भर भी रहे इधर खाली भी होता, तो हम लोग क्या करेंगे 1/4 माइनस 1/6 कर देंगे। और दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2 बटे तो 1/12। तो टैंक का स्पीड क्या होगा, इतना भरेगा पर आवर की स्पीड से चलेगा। तो हम मान सकते हैं कि कितना समय लगेगा, 12 घंटे। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे बच्चे की स्कीमा विकसित होती जाती है, ठोस निरूपण की आवश्यकता बढ़ जाती है, ठोस निरूपण की जरूरत कम होती है, ठोस निरूपण पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब जैसे जैसे बच्चों का स्कीमा जो है बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, बच्चे जो हैं ठोस निरूपण की जरूरत कम होती जाती है। जैसे बच्चे तार्किक तो सोचने लगेंगे तो उनको ठोस निरूपण की जरूरत कम होती है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है और इसका कथन बोला गया कि इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। सभी को गुणा करेंगे 6 होगा। तो हम लोग सभी गुणा करके देखेंगे तो 6 आएगा, तो हमको पता है, तो ये सही हो गया। क्योंकि अंतिम पद का इकाई अंक 6 है, क्योंकि अंतिम पद का इकाई अंक 6, तो अंतिम पद का इकाई अंक 6 तो है, लेकिन ये इसका सही कारण नहीं हुआ। तो क्या हो सकते हैं, दोनों तो सत्य है, लेकिन जो आर जो है असर्शन जो है, रीज़न जो है, असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। द प्रॉपर सीक्वेंस प्रोग्रामिंग मॉडल का उपयोग करने के चरणों का उचित क्रम है। तो उचित क्रम बताया गया यहाँ पे, तो हम लोग को पता है, जैसे कि हम लोग पढ़े हुए थे। इसका क्रम क्या होता है, KMLON आ जाएगा, पहले ही आ जाएगा। क्योंकि सबसे पहले क्या कहते हैं हम, बच्चों के शुरू में प्रदर्शित क्षमता का आकलन करते हैं।
उसके बाद प्रत्येक चरण में सीखने के लिए कार्य को उत्प्रेरक रूप में बनाना पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया को चरणों में बांटते हैं। फिर प्रत्येक चरण में कार्य को सीखना, उसे श्रृंखलाबद्ध कर अपेक्षित व्यवहार तक पहुंचना होता है। उसके बाद उत्प्रेरक के उपयुक्त जवाबों को सुनकर अभ्यास के माध्यम से पुष्ट करना और अनचाहे जवाबों को हटाना होता है। तो इसका सही सीक्वेंस होता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 101 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, आपके इसके आंसर के साथ सुमेलित करना है। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है। इसको हम लोग बॉडमॉस का जो प्रोसेस है उसको यूज़ करते हुए सभी क्वेश्चंस को बनाएंगे, तो थोड़ा सा समय लगेगा, टाइम टेकिंग है। इसका आंसर जो है सी होगा। इसको मैं सॉल्व करके देखा हूँ, लेकिन यहाँ पे बनाएंगे तो टाइम टेकिंग होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गणित का और भाषा सीखने का आपस में कितने स्तर पर संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा 2 होगा। एक होता है वाक्य विन्यास पे और दूसरा होता है सिमेंटिक्स पे, शब्दार्थ पे। तो ये 2 स्तर पे होगा इसका आंसर। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्रामिंग मॉडल में बच्चे का आकलन कैसे करते हैं? प्रोग्रामिंग मॉडल में बच्चों का आकलन कैसे करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। बच्चों के साथ की गई गलतियों को विश्लेषण करके ही हम लोग बच्चों का हम लोग क्या करते हैं? आकलन करते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गणित की शुद्धता सुमेलित करना है यहाँ पे। तो गणित की शुद्धता किसके साथ है? त्रुटि रहित होगा। तो गणित की शुद्धता क्या आ जाएगा? त्रुटि रहित हो जाएगा। भाषा, गणितीय भाषा क्या होता है? तो गणितीय भाषा का तो प्रतीक व्याकरण से संबंधित होता है। तो ए का सेकेंड केवल एक ही में है, और बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट भी एक ही में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गणित की दुनिया क्या होता है? गणित की दुनिया में क्या होता है? अमूर्त वस्तुएं पाए जाते हैं, अमूर्त वस्तुएं और उनके बीच संबंध देखा जाता है। तो ऐसे इस तरीके से हम लोग सुमेलित कर सकते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है 4 विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों प्रत्येक क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा एवं 1 घंटा 45 मिनट पश्चात एक बीप की आवाज़ करते हैं। यदि सभी उपकरणों की बीप की आवाज़ दोपहर 12 बजे एक साथ होगी, तो फिर से एक साथ बीप की आवाज़ कब होगी? तो यहाँ पे हमको एलसीएम से बनाएंगे। तो सभी का हमको सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए सभी को मिनट में कन्वर्ट, जैसे 30 मिनट है 30 मिनट हो गया। 1 घंटा को 60 मिनट लिख सकते हैं, 1.5 घंटा को हम लोग 90 मिनट लिख सकते हैं, और 1 घंटा 45 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 105 लिख सकते हैं। और सभी के एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम कितना निकल जाता है? 1260 मिनट निकल जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो आवर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 21 आवर हो जाएगा। तो ये 12 बजे बजा है, तो अगला कब बजेगा? तो 21 घंटे बाद बजेगा, तो 9 बजे बजेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, 9 बजे, 9 AM। 106 नंबर क्वेश्चन। 3 घनाभ जिनका आयतन समान 216 सेंटीमीटर है, यदि उनकी लंबाइयाँ क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, उन्हें उनकी ऊंचाइयों के बढ़ते क्रम में लिखिए यदि उनकी चौड़ाइयाँ आपस में समान हो। ऊंचाई के बढ़ते क्रम में लिखना है और चौड़ाई को आपस में, सभी का चौड़ाई सही बताया गया, मतलब एक समान बताया गया है। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है, जिसकी ऊंचाई जितना ज़्यादा होगा उसकी उतना ही कम लंबाई होगा। तो क्या हो जाएगा? हमको बढ़ते क्रम में बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? 12 है, ऊंचाई है, 12 सबसे बड़ा है, तो इसका लंबाई क्या होगा? सबसे छोटा होगा। ये उसके बाद है, और जिसकी ऊंचाई सबसे कम होगी वो लंबाई में क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक पार्कर पेन का अंकित मूल्य 160 है और एक ग्राहक उसे 122.4 में 2 लगातार छूट पर खरीदते हैं। यदि पहली छूट 10% हो तो दूसरी छूट होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्या हो गया? 160 रुपये की चीज़ है और इसमें 10% माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा? 144 रुपये आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? जब वो सेकंड डिस्काउंट लेता है, तो सेकंड डिस्काउंट लेता है कितना? 144 के सामान को 122 में लेता है, मतलब उसको वहाँ पे 21.60 पैसा, मतलब 21.60 रुपये का छूट मिलता है। अब 21.60 जो है हम लोग का 144 का कितना परसेंट है निकालेंगे, कितना आ जाएगा? हम लोग का गुणा 100 कर देंगे। ये क्या है? सेकंड टाइम का है। सेकंड टाइम में इतना रुपये का डिस्काउंट पा गया, क्योंकि पहली बार में 140 रुपये में हो गया। पहली बार में 10% छूट दिया गया है तो 144 हो गया। अब 144 के बाद 122 में खरीदा, सेकंड टाइम छूट लेके, तो 21 रुपया 60 पैसा का, 21 रुपये 60 पैसा 144 का कितना परसेंट है? तो हम लोग निकाल सकते 10, तो ये हम लोग को हो जाता है 15%। तो आंसर क्या आ जाएगा? 15%। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वर्कशीट का उद्देश्य है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वर्कशीट का क्या उद्देश्य बताना है? बच्चों को सीखने का अवसर देना, बच्चों के सीखने के लिए अवसर देना है।
शिक्षक को यह समझने में मदद करना कि आगे कैसे बढ़ना है। शिक्षक को यह समझने में मदद करना कि आगे कैसे बढ़ना है। बच्चों द्वारा पहले से किए गए कार्य की पुनरावृत्ति करना है। बच्चों को सोचने अवधारणाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित करना। तो सही विकल्प चुनना है यहाँ से हमको। तो आंसर क्या आ जाएगा 108 का। इसमें हमको बच्चे को सीखने का अवसर देना हो गया कि शिक्षक को यह समझने के लिए भी सही है। बच्चे द्वारा पहले से किए गए कार्य की पुनरावृत्ति करना। पुनरावृत्ति एक इसका पर्पस नहीं होता, तो एल को हटा देंगे। बचा क्या? बच्चों को सोचने और अवधारणाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित करना। तो सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित करना, तो JKM। तो JKM आंसर क्या आ जाएगा D। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय सोच से समस्या हल करने के लिए सुनिश्चित तरीके के सोचने के अलावा जरूरत होती है। गणितीय सोच से समस्या को हल करने के लिए हमको किस सुनिश्चित तरीके का सोचने के अलावा जरूरत होता है? तो क्या होता है, हम लोग इसका आंसर क्या ले सकते हैं? B, तार्किक विचार की कुशलता। जो जितना ज़्यादा तार्किक विचार में कुशल होगा उसको समस्या हल करने में आसानी होगी। 110 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। नीचे दिए गए कथन एसर्शन और कारण के लिए सही विकल्प चुनें। गणित में प्रतीक महत्वपूर्ण प्रतीकों का विस्तृत ही गणित को संक्षिप्त, स्पष्ट और शक्तिशाली संचार का माध्यम बनाती है। तो एसर्शन रीजन दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? A। 110 का A। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ो। यदि एक रकम साधारण ब्याज पर उधारी दी तो सही विकल्प चुनें। रकम 5 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी यदि ब्याज की दर 16 सही 2/3% है, तो नहीं होगा। ये जो है 16 पंचे 80, 100 के करीब नहीं हो रहा है। रकम 5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी यदि ब्याज की दर 20% होगी। अगर ब्याज की दर 20% होगी तो 5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो 20 पंचे करेंगे तो 100 हो गया, तो ये सही लग रहा है, तो के सही है। रकम 10 सालों में 4 गुनी होगी यदि 5 सालों में दोगुनी होगी, तो ये भी नहीं होगा। रकम 5 सालों में 3 गुना होगी यदि ब्याज का दर 20% है। 5 सालों में 3 गुना होगा पता, तो 20 गुणा 5 करेंगे तो ये क्या होगा? 20 पंचे 100 हो गया, तो ये 3 गुना से ज़्यादा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? केवल के सही है और बाकी के साथ कॉम्बिनेशन में एल नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? B। 112 नंबर क्वेश्चन है। समान त्रिज्या वाले ठोस के संबंध में गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। इसमें हमको सही कथन चुनना है, ये तो सही हो गया। शंकु का आयतन 1/3 πr² h, तो ये भी सही हो गया। ये सूत्र के बारे में दिया गया है। घन का आयतन 2r³, तो ये नहीं होता। घन का आयतन हम लोग का क्या होता है? घन का आयतन a³ होता है। बेलन का आयतन πr²h, तो ये भी सही है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? JK तथा M इस सूत्र से संबंधित क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। यहाँ पे माध्य से और यहाँ पे औसत से और यहाँ पे भी औसत, तो इस प्रकार सभी प्रकार का क्वेश्चन, यहाँ पे भी माध्य से, तो इस प्रकार सभी प्रकार क्वेश्चन ले लिए। इसको हल करेंगे तो आधा घंटा यहीं पे लग जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है मैं हल करके देख चुका हूँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? B होगा। A का जो है थर्ड, मतलब A का जो आंसर निकालेंगे, माध्य निकालेंगे तो 75 आएगा, और B का जो हम लोग क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे, तो फर्स्ट आएगा 23 आएगा। इस स्टेप से क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A किसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण करता है, उसी कार्य को B 15 दिन में पूर्ण करता है। यदि A अकेले ही कार्य को प्रारंभ करता है तथा 3 दिन के बाद B भी A के साथ मिलकर करता है, A और B दोनों के साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे? तो दोनों को हम लोग एलसीएम निकालेंगे, दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो क्या आता है? हम लोग 60 आते हैं। तो 60 यूनिट मान सकते हैं, 60 जो इकाई मान सकते हैं काम को, तो 60 हो गया। अब एक के बारे में देखा जाए तो एक का जो काम है तो 60, तो 12 दिन में करेगा। तो इसका हम लोग बोल सकते हैं कि 5 यूनिट पर डे काम करते हैं, 5 यूनिट पर डे काम करेगा। अब B कितना करता है? तो B के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है 15 दिया है, तो B का हम लोग बोल सकते हैं कि 4 यूनिट पर डे काम करता है। अब देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है कि A जो है कितने दिन काम कर लिया है? 3 दिन कर लिया है। तो 5 या 15 यूनिट काम कर चुके हैं, 3 दिन में 15 यूनिट का काम कर चुके हैं। अब B आएगा, A और B दोनों मिलके करेंगे, तो A का 5 है और 4 इसका है, तो 5 4 9 हो गए। उसके बाद 9 यूनिट का काम एक दिन में होगा। तो बच्चा जो कितना काम है, टोटल काम 60 है, तो उसमें से कितना बच गया है? 45 बच गया है। तो एक दिन में 9 यूनिट करेंगे दोनों मिलके, A और B मिलकर के एक दिन में 9 यूनिट का काम करें, तो 45 यूनिट के काम कितना दिन में करेंगे? निकाल सकते हैं 9 × 45, तो आंसर क्या आ जाएगा? A। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सुमेलित करना है आकलन के बारे में। तो सीखने की प्रक्रिया होता है, मार्गदर्शन देना, केंद्रित करना होता है। दूसरा दिया है प्रोग्रामिंग मॉडल। प्रोग्रामिंग मॉडल जो है निर्देशों का श्रृंखला होता है।
तो ए का सेकेंड और बी का फोर्थ, ए का सेकेंड और बी का फोर्थ, ए का सेकेंड है और बी का फोर्थ, तो हम लोग का आंसर क्या आ गया यहाँ से, सी आ गया। तो यहीं से हम देख सकते हैं, आगे देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, इसका आंसर सी हो गया। अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में जब आना है 116 नंबर क्वेश्चन में, इसको बारी बारी कन्वर्ट करेंगे तो 3/5 का क्या आ जाएगा हम लोग का, 0.60 आ जाएगा। 4/7 का कितना आ जाएगा हम लोग का, 0.57 आ जाएगा। 8/9 का हो जाएगा हम लोग का 0.88, और 9/11 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग का 9/11 को लिख सकते हैं 0. कितना आ जाएगा यहाँ से डिवाइड करने पे, 81। तो यहाँ पे अवरोही पूछा गया तो सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा हम लोग देख सकते हैं 4/7 वाला है। तो 4/7 सबसे छोटा है, अवरोही में लिखा है मतलब सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे, तो 8/9 पहले आ जाएगा। तो 8/9 यहाँ पे दिया है, फिर 9/11, फिर सेकंड नंबर पे ये हो गया, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 4/7। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो गया, डी हो गया। 117 नंबर क्वेश्चन, तो किसी सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की संख्या कहलाती है। तो इस चरणों की संख्या क्या कहलाती है, 17 बोल सकते हैं, इसको हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। 118 नंबर क्वेश्चन है, बैंकिंग मॉडल की कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो ये क्या कहता है, दिमागी बैंक में ज्ञान जमा करने काम करता है, शिक्षक जो सूचना का प्रदाता होता है। ये हम लोग का आंसर हो गया। 119 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों को उत्तर और उनका विश्लेषण उनके दिमाग को समझने का झरोखा है और हमें यह बताता है कि उन्होंने क्या सीखा है। तो सही है, बच्चों द्वारा किए गए गलत उत्तरों का विश्लेषण करने में से शिक्षकों को बच्चों के समझ के रास्ते में आने वाली तार्किक व अवधारणात्मक मुश्किलों को समझने में मदद मिलती है। ये भी सही है, इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 119 को हो जाएगा ए, सही व्याख्या करें, दोनों सत्य हैं। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि समान कार्य के लिए लोगों की आवश्यकता संख्या नीचे दी गई है, उन्हें उनकी दक्षता के बढ़ते क्रम में लगाइए। अब ये जो दिया गया है कि एक काम है उसे 5 जने लग रहे हैं, बी में 8 जने लग रहे हैं, 10 जने लगे, 12 जने लगे, 15 जने लग रहे हैं, तो उनकी दक्षता को बढ़ते क्रम में बताना है। तो सबसे ज़्यादा दक्ष कौन होंगे, जिनको कम समय लग रहा है। तो कम समय किसको लग रहे हैं, ए को लग रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा दक्ष कौन होगा, के होगा। तो के लास्ट में होना चाहिए, के इसमें बस लास्ट में है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये हम लोग का मैथ्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।